हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इसमें अभी हम लोग एमिल डर्कहाइम समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर या इन्हें पहले अकादमिक समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है, जिनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं और इन्होंने समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में किस प्रकार से स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया था, इसके बारे में भी हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, हम लोग अपने पिछले लेक्चर में यह समझने की कोशिश किए कि किस प्रकार से डर्कहाइम समाजशास्त्र की प्रकृति को, उसके क्षेत्र विशेष को, हम किस कैटेगरी में समाजशास्त्र को कितने क्षेत्र में सीमित करके रखेंगे, इन सारे की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। डर्कहाइम को जब समाजशास्त्र को एक अलग से विषय के रूप में स्थापित करने का अवसर मिला और वो भी समाज के विज्ञान के रूप में, तो उनके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां भी थी कि आखिर में समाजशास्त्र को ऐसी कौन से रूप में हम देखें कि जिससे हम समाज का निष्पक्ष अध्ययन कर सकें, अर्थात ये एक ऐसा अध्ययन जो कि वैज्ञानिकता पर आधारित हो, तर्क वितर्क पर आधारित हो, वह किसी की भावनाओं से उत्प्रेरित ना हो। इस प्रकार से डर्कहाइम के सामने बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां भी थीं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां भी थीं, जिससे कि समाजशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में या एक वैज्ञानिक विषय के रूप में, जिसे हम कहते ही हैं कि समाज के विज्ञान के रूप में उन्होंने प्रतिस्थापित करने की कोशिश की थी। हम लोगों ने यह भी समझा कि डर्कहाइम किस प्रकार से समाजशास्त्र के स्रोत के रूप में दर्शन शास्त्र को मानते हैं, अर्थात अगर यह बोला जाए कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो डर्कहाइम ने कहा है कि यह दर्शन शास्त्र से हुई है। और यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक माना है कि सारे विषयों के जितने भी विषय हैं, जितने भी विज्ञान के विषय हैं, उन सभी की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से ही हुई है। हम लोग यह भी जाने कि डर्कहाइम की जो 1892 में प्रकाशित पुस्तक मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो थी, उसमें उन्होंने समाज विज्ञान के लिए आखिर में ऐसे कौन कौन से नियम होने चाहिए, उन्हें हम किन दायरों में बांध के रखेंगे जो कि समाजशास्त्र पे भी लागू होते हैं, उन्होंने इसके बहुत सारे नियम भी बताए हैं, जिसको हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इसी कड़ी में एमिल डर्कहाइम के सामाजिक तथ्यों की बात करेंगे और यह हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र में एमिल डर्कहाइम का अगर कोई अध्ययन का केंद्र बिंदु है तो वह सामाजिक तथ्य है। तो आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में सामाजिक तथ्य होता क्या है और डर्कहाइम ने अपनी नज़र से सामाजिक तथ्य की किस प्रकार से विवेचना किए हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर प्रारंभ करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि इस बीच में 2-3 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, गले में थोड़ी तकलीफ़ है, तो इसके कारण मैं अभी जो 2 दिन थे इसमें मैं कोई भी लेक्चर नहीं बना सकी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आज भी हालांकि थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन ठीक है, किसी भी तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक, सामाजिक तथ्य। डर्कहाइम जब समाजशास्त्र की विषय वस्तु का निर्धारण कर रहे थे कि आखिर में समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें अध्ययन क्या करना है, तो इन्होंने 2 पहलुओं पर ध्यान दिया था। पहला जो पहलू है वह यह है कि अध्ययन के संपूर्ण क्षेत्र को परिभाषित करना। आखिर में हम किस क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें अध्ययन किस चीज़ का करना है। तो सबसे पहले एक क्षेत्र हम निर्धारित कर लेंगे कि हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमने एरिया निर्धारण किया कि हाँ आखिर में इस क्षेत्र का अध्ययन हमें करना है, तो उस क्षेत्र में भी आखिर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या घटनाएं आती हैं, कौन सी संस्थाएं आती हैं, कौन से नियम आते हैं, इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन करना है।
जैसे हम मान लेते हैं कि एक समुदाय है, एक समुदाय का अगर हमें अध्ययन करना है तो सबसे पहले तो हमने यह निर्धारण कर लिया, उसका क्षेत्र का निर्धारण हो गया कि इस समुदाय का हमें अध्ययन करना है। लेकिन उस समुदाय में क्या हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे? नहीं करेंगे। क्या उस समुदाय में जितने भी घर बने हुए हैं या जितने गाड़ियां हैं या जितने जानवर हैं, क्या हम उनका अध्ययन करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आखिर में उस समुदाय में भी हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, दरखाइम कहते हैं कि यह भी उसका उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के लिए 2 तत्व बताए हैं। पहला अध्ययन के संपूर्ण क्षेत्र को परिभाषित करना है और दूसरा जो है उस प्रकार की वस्तु को परिभाषित करना जिसका इस क्षेत्र में अध्ययन किया जाएगा। और यह हम लोगों को एक बात बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जो सामाजिक तथ्य हैं इनको दरखाइम ने वस्तुओं से तुलना की है। तो जहाँ पे भी वस्तु की बात आएगी हम यह समझेंगे कि यह सोशल फैक्ट्स अर्थात सामाजिक तथ्यों की बात करते हैं। दरखाइम ने 1895 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि दरखाइम सामाजिक तथ्यों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो मानते हैं, इस बात की चर्चा उन्होंने 1895 में अपनी प्रकाशित पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में की थी। और यह हम सभी जानते हैं कि दरखाइम की अगर कोई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है तो यही है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि दरखाइम ने सामाजिक तथ्य को परिभाषित कैसे किया था। सामाजिक तथ्य जो होते हैं वह कार्य करने, सोचने तथा अनुभव करने का तरीका है। यह आप लोग ध्यान से देखिए, यह जितनी भी वर्ड लिखे हुए हैं ये सारे डबल इन्वर्टेड कामा में हैं और हूबहू यही चीज़ पूछ दी जाती है कि यह कथन किसका है। तो यह बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ दिया गया कि कार्य करने, सोचने तथा अनुभव करने के तरीके को जो कि व्यक्ति से बाह्य होता है तथा एक दबावकारी शक्ति से युक्त होता है जिसके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसी को सामाजिक तथ्य कहते हैं। अर्थात सामाजिक तथ्य जो होता है वह हमारे कार्य करने का तरीका होता है, हमारे सोचने का तरीका होता है। हम अनुभव जो करते हैं, अनुभव किसे करते हैं? जो हमें दिखाई जैसे चीज़ें देती हैं उसी को हम लोग उसी प्रकार से अनुभव करते हैं। तो यह हमारे अनुभव करने के भी तरीके होते हैं जो कि हमसे बाह्य होते हैं और यह एक दबावकारी शक्ति के रूप में होते हैं। अर्थात हमको हमारे किस प्रकार से व्यवहार करने हैं इसमें उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि हमें समाज में किस प्रकार से व्यवहार करना है, अर्थात वो हमारे पर नियंत्रण रखते हैं और इसी को दरखाइम ने सामाजिक तथ्य कहा है। अब हम लोग यह भी समझेंगे कि आखिर में ये सामाजिक तथ्य होते क्या क्या है, किस किस को हम सामाजिक तथ्य मान सकते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि दरखाइम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति प्रयोग किया है। सामाजिक तथ्यों का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अर्थात यह किसी पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। वे व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, इससे सामाजिक तथ्य को कोई असर नहीं होता है, बल्कि सामाजिक तथ्यों का हमारे ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे कानूनी संहिताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, नैतिक नियम हैं, धार्मिक विश्वास हैं, रीतियां हैं, भाषा है, ये सभी सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें से हम लोग एक किसी उदाहरण को लेकर चलते हैं कि जैसे हम लोग मान लेते हैं नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिक नियम की बात। तो जैसे कि ये हमारी नैतिकता बनती है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए और
हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो नैतिक नियम हैं ये हमारे ऊपर दबाव डालते हैं कि हमें इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना है, ये गलत है, ना कि हम नैतिक नियमों को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से अगर प्रथाओं की बात करें, जितनी भी प्रथाएं हमारे समाज में हैं इनसे हम उनको अपनाएं न अपनाएं, लेकिन वह एक समाज में एक मान्यता के रूप में बनी हुई हैं और वह हमारे ऊपर दबाव डालती हैं कि हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रथाएं होती हैं नैतिक नियम है। इसी प्रकार से धार्मिक विश्वास को भी हम ले सकते हैं। जो धर्म का प्रभाव है वो हमारे ऊपर दिखता है, ना कि हम धर्म को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से अब आप लोग इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं वह वस्तुओं की भांति होते हैं, अर्थात उनके में तार्किकता पाई जाती है। हम उन्हें तोड़ मरोड़ के अपने विचारों के अनुसार नहीं बदल सकते हैं। वो जैसी हैं हमें वैसी ही दिखती हैं और हमें उन्हीं का अध्ययन करना चाहिए। तो ये सारी जो विश्वास है, रीतियां हैं, भाषा है, ये सभी हम देखेंगे सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आ जाते हैं। दरखाइम के लिए समाज एक ऐसी वास्तविकता है जो सुई जेनेरिस है। तो यह हम सभी जानते हैं कि दरखाइम ने समाज को सर्वोपरि माना था। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि समाज जो है वह देवता है। दरखाइम समाज को एक वास्तविकता के रूप में देखते हैं। दरखाइम क्या कहते हैं कि समाज हमें जैसे दिख रहा है हमें उसको बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि संपूर्ण के रूप में हमें समाज जैसे दिख रहा है हमें उसका वैसे ही अध्ययन करना चाहिए। और उन्होंने समाज को सुई जेनेरिस माना है। सुई जेनेरिस क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं और इसको हम खुद अपने शब्दों में नहीं समझाएंगे, बल्कि आप लोगों को जो इग्नू में इसका डेफिनेशन दिया गया है कि सुई जेनेरिस आखिर में किसे कहते हैं, यही आप लोगों को मैं यहाँ पर मेंशन कर दी हूँ और आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अर्थात सुई जेनेरिस का जो परिभाषा दी गई है कि वह जो स्वयं से उत्पन्न हो, अर्थात तो उसकी उत्पत्ति स्वतः होती है। वह जिसका अस्तित्व स्वयं में हो, उसका खुद का अपना अस्तित्व होता है। वह जो अपने उद्भव तथा अस्तित्व के लिए अन्य वस्तुओं पर निर्भर न हो, अर्थात इसकी जो उत्पत्ति हुई है यह भी खुद से हुई है, इसका अस्तित्व जो है यह भी अपने आप का है, इसका यह किसी दूसरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती है। इसी को सुई जेनेरिस कहा जाता है और दरखाइम ने समाज को सुई जेनेरिस माना है। अर्थात दरखाइम यह कहते हैं कि समाज जो है इसकी उत्पत्ति स्वतः हुआ है, इसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि समाज खुद ही अपने आप से ही उत्पन्न हुआ है। इसका अपना खुद का अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि समाज से दो लोग निकल जाएंगे तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो समाज का अपना अस्तित्व है। लोग समाज में आते हैं और एक समय के बाद चले जाते हैं, लेकिन समाज का अपना अस्तित्व बना रहता है। यह सदैव उपस्थित रहता है तथा इसके उद्भव का कोई बिंदु नहीं है। तो यह सुई जेनेरिस की परिभाषा इग्नू की किताब में दी गई है और यहाँ पर एक ब्रैकेट में यह भी लिखा गया है कि यह शब्द जो है वह यूरोप की शास्त्रीय भाषा का है। हालांकि ये हम लोगों के लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये कभी हो सकता है कि शायद किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि जो सुई जेनेरिस से वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो यह यूरोप की शास्त्रीय भाषा का शब्द है। अब आगे हम लोग सामाजिक तथ्यों के प्रकार क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। दरखाइम ने सामाजिक तथ्यों को 3 श्रेणी में बांटा था। पहली जो श्रेणी है, इन्होंने कहा था कि इस श्रेणी में समाज निर्माण करने वाले मूलभूत भागों की प्रकृति एवं संख्या, व्यवस्थित क्रम तथा संयोजन के परिमाण आदि शामिल होते हैं। अर्थात इसमें इन्होंने जो समाज का एक बाहरी ढांचा है, ये कह सकते हैं कि उसकी जो गणनात्मक प्रकृति है उसको इन्होंने प्रथम श्रेणी में रखा है। जैसे कि भौगोलिक क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण
किस प्रकार से किस में कितनी जनसंख्या है, या वो क्षेत्र फिर किस प्रकार से प्रभावित होता है, लोग वहाँ पे किस प्रकार से हैं, या आवासों की रचना कैसी है, तो इस प्रकार से संचार व्यवस्था की प्रकृति कैसी होती है, ये सारे जो हमें रूप देखने को मिलते हैं, ये सारे सामाजिक तथ्य के प्रथम प्रकार में आते हैं। या हम सब आगे अभी फिर से जब समाजशास्त्र की विषय वस्तु और प्रकृति की तथा क्षेत्र की बात करेंगे कि दरखाइम ने किस प्रकार से बांटा है। उन्होंने 3 भागों में बांटा है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को, और उन्होंने माना है कि जो पहला है वह सामाजिक आकारिकी की बात करते हैं, जिसमें वह मानते हैं कि समाज का आकार कैसा है और उसका घनत्व कैसा है, आखिर में लोग कितने एक जैसे अगर एरिया है तो उसमें कितने लोग रहते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस समाज पर। इसी तरीके से उन्होंने जो दूसरा सामाजिक रचना की बात की है, तो जो इसमें जो भी संस्थाएं आती हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो आते हैं, जब जैसे परिवार है, धर्म है, तो ये सारे सामाजिक रचना के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से अगर सामान्य समाजशास्त्र जो इनकी तीसरी भाग है, तो उसमें इन्होंने जो संस्थाएं हैं, समुदाय है, समूह है, इन सबको इन्होंने अपने सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत माना है। तो इसको हम लोग फिर से बाद में डिटेल में समझेंगे। सामाजिक तथ्यों की जो दूसरी श्रेणी है, इसमें सामाजिक तथ्यों के संस्थागत रूप आते हैं, अर्थात ऐसे सामाजिक तथ्य जो कि संस्थागत हो चुके हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हैं। जैसे कि समाज में उपस्थित जो कानूनी तथा नैतिक नियम हैं, क्योंकि वो समाज में बने हुए हैं। धार्मिक विश्वास हैं। अब हम कहें कि किसी का विश्वास बदल दें तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो धर्म के प्रति विश्वास है वो धर्म अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। रीतियां हैं, रीतियां अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। वो लोगों पर यह दबाव डालती हैं कि आपको इस प्रकार से मानना चाहिए, या इस प्रकार से ये सारे समाज के जो नियम हैं इन्हें हमें अपनाकर और समाज का जो अस्थायित्व है उसे बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार से भाषाएं भी हैं। तो जो धार्मिक विश्वास, रीतियां, भाषा, नैतिक नियम, ये सारे जो सामाजिक तथ्य हैं ये संस्थागत रूप में आ चुके हैं, और एमिल डर्कहाइम ने इसे दूसरी श्रेणी माना है। वहीं पर जब तीसरी श्रेणी की बात करते हैं तो वह कहते हैं कि वे ऐसे सामाजिक तथ्य हैं जो संस्थागत नहीं हो पाए हैं। इनमें क्या क्या आते हैं? इस प्रकार के सामाजिक तथ्यों को उन्होंने सामाजिक प्रवाह कहा है, अर्थात ये ऐसे सामाजिक तथ्य होते हैं जो संस्थागत नहीं हो पाए हैं। यह क्या होते हैं? ये क्षणिक होते हैं, इन्हें सोशल करंट कहते हैं। यहाँ पर एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि यह क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो सामाजिक प्रवाह है वह किस प्रकार का सामाजिक तथ्य है। सबसे पहला तो यही है कि वह एक सामाजिक तथ्य है। जो सोशल करंट या सामाजिक प्रवाह होता है वह सामाजिक तथ्य होता है। दूसरा, ये वैसे सामाजिक तथ्य हैं जो संस्थागत नहीं हो पाए हैं। तीसरा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि वे सामाजिक तथ्य जो संस्थागत नहीं हो पाए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वह सामाजिक प्रवाह कहलाता है, अर्थात सोशल करंट कहलाता है। इस प्रकार से किन किन घटनाओं को हम इसमें रख सकते हैं, यहाँ उदाहरण कुछ दिया गया है। यह इग्नू के ही उदाहरण हैं। इसमें दिया गया है कि साहित्य में जो नई विचारधाराएं आती हैं, जैसे कि साहित्य लिखने का एक तरीका होता है और उसमें किसी ने एक नई सोच के साथ कुछ लिखा है, या जो एक नई कविताएं लिखी जाती हैं, इस प्रकार की जो विचारधारा होती है यह सोशल करंट कहलाती है, अर्थात सामाजिक प्रवाह कहलाती है। क्योंकि ये संस्थागत तो है नहीं, यह क्षणिक है, पूरे समाज के द्वारा ये मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि यह किसी क्षण में यह उत्पन्न होती है और फिर समाप्त भी हो जाती है। इसी प्रकार से भीड़ में उत्पन्न उन्माद जो दिखता है या क्षणिक क्रोध जो दिखता है, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं इनको हम सामाजिक तथ्य ऐसे मानते हैं जो कि संस्थागत नहीं है, और दूसरा इन्हें हम सोशल करंट या सामाजिक
प्रवाह कहते हैं। यह बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि यह जो होते हैं वह चिरस्थायी नहीं होते हैं, क्षणिक होते हैं। हो सकता है कि यह अस्तित्व में आते हैं और कुछ समय बाद इनका अस्तित्व समाप्त भी हो सकता है। तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्यों को एमिल डर्कहाइम ने 3 श्रेणियों में विभाजन किया था। पहला जो था कि यह समाज निर्माण करने वाले, अर्थात समाज का जो निर्माण करने वाले ऐसे कौन से तत्व हैं जो कि इनके संख्या को बताए, इनकी प्रकृति को बताए, किसी भी समाज के उनका आखिर में किस प्रकार से व्यवस्था है बना हुआ उसको बताए, किस प्रकार से एक दूसरे से समाज के सारे तत्व जुड़े हुए हैं उसको बताए। ये प्रथम श्रेणी में आता है। वहीं पर दूसरी श्रेणी जो होती है वह ऐसे होते हैं जो कि संस्थागत रूप में आ चुके हैं। जैसे कि हम बता ही चुके हैं कि कानून होता है, नैतिक नियम होते हैं, धार्मिक विश्वास हैं, भाषा है, रीतियां हैं। ये सारे ऐसे सामाजिक तथ्य हैं जो कि संस्थागत रूप में आ चुके हैं, अर्थात इनका समाज में अस्तित्व बना रहता है, चिरस्थायी यह समाज में अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं और यह हमें प्रभावित भी करते हैं। हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है यह हमारे ऊपर दबाव भी डालते हैं। तीसरी श्रेणी जो कि ऐसे सामाजिक तत्व जो संस्थागत अभी नहीं हो पाए हैं, अर्थात यह चिरस्थायी समाज में नहीं बने रहते हैं, यह क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए अस्तित्व में आते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व ऐसा भी हो सकता है कुछ समय बाद समाप्त हो जाए। तो इनको हम लोग सामाजिक प्रवाह कहते हैं और इन्हें हम इंग्लिश में सोशल करंट कहते हैं। तो हमें ये दोनों टर्म्स याद करना है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में सामाजिक प्रवाह न पूछ के सोशल करंट ही पूछ देगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो इसकी स्पेसिफिक इंग्लिश टर्मोलॉजी है वो भी हमारे जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदी में है, हिंदी में कभी कभी ये लोग वर्डिंग चेंज भी कर देते हैं। कभी कभी किसी और तरीके से पूछ लेंगे, उसी को हिंदी के कुछ दूसरे शब्दों में अलग तरीके से अगली परीक्षाओं में पूछ दी जाती है। लेकिन जो इंग्लिश के टर्म्स होते हैं वह बिल्कुल, चाहे वो हिंदी के टर्म्स कैसे भी बदल जाएं, लेकिन अगर सोशल करंट है तो वह सोशल करंट ही होगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो जो हिंदी के टर्म्स हैं वो तो हमें पता होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसके अंग्रेजी के टर्म्स कौन से हैं वो भी अगर जान जाएं तो ज़्यादा ही अच्छा होता है और हमें एग्ज़ाम में आंसर करने में भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को एमिल डर्कहाइम का सामाजिक तथ्य अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी कड़ी में सामाजिक तथ्यों की जो विशेषताएं हैं, कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम लोग समझेंगे। बाह्यता और बाध्यता क्या है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है और गला साथ भी नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अब इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी। अपने अगले लेक्चर में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।